अब आते हैं हम लोग और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं, और वो मिथ्स एंड फैक्ट्स। हमारे मिथ्स और फैक्ट्स क्या हैं जो आपको अच्छा आंसर लिखने से लगातार रोकते हैं? उसमें पहला मिथ है, मिथ नंबर 1 लिखोगे और चाहो तो लिख लो, समझते जाओ। पहला मिथ आता है कि सर आई एम अ बिगिनर, मैं तो सर अभी बिगिनर हूं, अभी मैंने जो है वो कॉन्सेप्टर बैच में एडमिशन लिया है, अभी तो मैं आपके साथ जुड़ने की सोच रहा हूं सर, अभी मुझे 2023 में एग्जाम देना है, 2024 में, 2025 में मुझे एग्जाम देना, तो मुझे अभी से आंसर राइटिंग की क्या जरूरत है? डू आई नीड आंसर राइटिंग? सर मुझे जरूरत भी आंसर राइटिंग की। पहला तो आपका पास क्वेश्चन, मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत आया, इसीलिए तो आज मैंने सारे आपके क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं मैंने, और उन कलेक्ट करके पूरा जो है मैंने आज की क्लास को डिजाइन किया है, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में डिजाइन किया, और आपको आज के सारे आपके जवाब मिल जाएंगे। राइट, तो चलिए मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में जवाब देता हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सर अभी तो मैं बिगिनर हूं, अभी तो मेरा बहुत टाइम है, लोग कहते हैं कि जब आप मेंस देने जाओ तब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर क्या ये सही है, और मुझे अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में अपना टाइम क्यों देना चाहिए जबकि मैं अभी बिल्कुल नया हूं? ये दिमाग में आपके बात आती होगी। चलिए मैं आपको लॉजिकल बेस आपको ये बात बताता हूं कि पहला मिथ क्या है। सपोज दैट यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है, आपको पता है कि आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। मुख्य परीक्षा का जो पूरा बेस होता है, इवन दो पूरी यूपीएससी का जो बेस होता है वो मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा के मार्क्स ही केवल आपके हाथ में होते हैं, प्री के मार्क्स जोड़े नहीं जाते। इंटरव्यू आपको पता नहीं कि वो लक बाई चांस भी हो सकता है, लेकिन कोई भी चीज अगर आपकी रैंक को तय करती है तो वो मुख्य परीक्षा, क्योंकि 1750 मार्क्स, ठीक है, 1750 मार्क्स का ये पूरा एग्जाम होता है, और यूपीएससी में आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे ये केवल और केवल मेंस के मार्क्स तय करते हैं। रैंक ऊपर नीचे इंटरव्यू की वजह से हो सकती है, राइट, और जिसकी मेंस की तैयारी अच्छी है वो मोस्टली मैंने देखा है कि वो इंटरव्यू में प्रिपरेशन अच्छी कर लेता है, राइट। तो यहां पर जो है वो मुख्य परीक्षा के मार्क्स हैं। अब सवाल यह है, ठीक है, कि अब इस स्किल के लिए हमें जरूरत क्या होती है? हमें लगता है कि जो आंसर राइटिंग है दैट इज ओनली फॉर अवर मेंस एग्जामिनेशन, यानी कि जो उत्तर लेखन कला होती है वो केवल मुख्य परीक्षा के लिए। ध्यान से समझना जो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। बट आप सबसे बड़ी गलती क्या करने जा रहे हो वो ये करते हो कि दिस स्किल इज नॉट ओनली फॉर द मार्क्स, ठीक है, ये केवल मार्क्स पाने का जो है वो स्किल नहीं है कि आंसर राइटिंग, बट ऑल्सो फॉर रिवाइजिंग एंड लर्निंग, यानी कि आपको कोई चीज लर्निंग करनी। जैसे आज मैंने जो है वो आपको ज्योग्राफी में कुछ पढ़ाया, प्लैनेट्स के बारे में मैंने पढ़ाया। अब प्लैनेट्स में आप क्या करते हो, आप उसको याद करते हो, आप उसको जो है सोचते हो बाद में अभी देखेंगे, अभी तो पढ़ लिया, समझ में आ गया है, जो क्लास में सर ने नोट्स बनवा ही दिए हैं, तो जरूरत क्या है? होता क्या है, जो टॉपर्स होते हैं वो अपनी आंसर राइटिंग स्किल को रिवीजन के लिए और लर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी हां, जो आपकी आंसर राइटिंग स्किल होती है ये आपके रिवीजन के लिए और आपकी लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले आज क्वेश्चन लिख लिया कि सूर्य जो शुक्र ग्रह है उसको भोर और सांध्य का तारा क्यों कहते हैं? व्हाट आर द लॉजिक बिहाइंड द, दैट इज वीनस को हम लोग मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं? अब मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया, मेरे टीचर ने आज मुझे एक हेडिंग पढ़ाई थी या मैंने हेडिंग पढ़ाई, आपने क्या किया, इस पर एक उत्तर लिखना शुरू किया। सिंपल, आपने जो जो भी आपके पॉइंट्स दिमाग में आ रहे हैं आपने उसको वहां पर कॉपी में डाल दिया। तो आपको ये पता है कि जो प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट कहा जाता है ना, तो यानी कि जितना अभ्यास करोगे उतना सीखोगे। तो जैसे ही ये माना जाता है, ये मैं लबासना जब गया था वहां पर भी जितने भी लोग आईएएस बने, सेलेक्ट होकर आए, उन्होंने कहा कि हमने एक कॉमन चीज, मैंने लगभग 50 से ज्यादा ऑफिसर से मिला, मैंने कहा मेरे बच्चे के लिए एक कोई चीज आप बताएंगे कि जहां पर उसकी जो आपकी सक्सेस का बेस था। मैक्सिमम लोगों ने, मतलब उसमें 50 में से अगर मैं 45 कहूं तो 45 ने एक ही बात कही, उनसे बोलना राइटिंग, राइटिंग एंड राइटिंग, ठीक है, यही बात रही, कॉमन बात रही। उन्होंने कहा राइटिंग, राइटिंग, बोले कि कुछ भी रखे, जैसे ही कुछ पढ़े उसको लिख डालें, जैसे ही कुछ पढ़े उस पर क्वेश्चन बनाओ, लिखा तो लिखते रहे, दिन भर वो लिखते रहे, जैसे ही मौका मिले उसको याद वाद ना करें, याद करेंगे दिमाग से निकल जाएगा। याद करने के बाद उसको तुरंत के तुरंत क्या करें, उसको लिख डालें, क्वेश्चन बनाए उसके ऊपर कि क्या, क्यों, कैसे है, और उसके ऊपर तुरंत के तुरंत लिखें। उन्होंने सब में एक ही बात कही, जो आज अलग अलग कैडर में आईएएस पहुंच गए बनके, उन्होंने सिंपल ये कहा उनसे को राइटिंग, राइटिंग एंड राइटिंग एंड नथिंग एल्स। पढ़ा, लिख डाला, पढ़ा, बोलो गंदी गंदी रफ कॉपियां सस्ती सस्ती वाली रखा, उस पर बस गोश्ते रहा करें, हाँ उस पर क्वेश्चन बना लिया, उस पर लिख डाला। औरंगजेब कौन था, बस उठाया लिख डाला, क्या किया लिख डाला, पॉलिसीज क्या थी लिख डाला, 5 लाइन 6 लाइन लिख, बोले लेकिन लिखते रहे, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो जो आप सोचते हैं कि आंसर राइटिंग इज ओनली फॉर द मेंस, तो हम जब जाएंगे तब लिखेंगे। सबसे बड़ा मिथ ये रहा, आपका डे 1 से आंसर राइटिंग का काम शुरू हो जाना चाहिए। जिस दिन आप क्लास में आए, आज आपके टीचर ने आज आपको 4 क्लास लेक्चर दिया, 4 पॉइंट पढ़ाया, चारों पे खुद से क्वेश्चन बना लो, व्हाट इज दिस,
यह क्या है, यह क्या है, यह कैसे होता है, व्हाट इज द प्रोसेस, और उस पर आंसर लिख डालो खुद से। और उठाया, मैच कर लिया कि मेरे सर ने ये 4 या 5 पॉइंट मुझे बताए, मेरे 2 पॉइंट छूट गए, मुझे इसको तुरंत की तुरंत याद करना है। तो रिवीजन करने का तकनीकी हो गई। साथ ही साथ जो नोट्स मेकिंग, इसी पर ही आपके शॉर्ट नोट्स भी बन सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाने के लिए अलग से टाइम देते हैं तो वो भी टाइम आपका पूरा का पूरा बच जाएगा, वही आपके नोट्स में भी आपके आ जाएंगे। तो क्लास लेक्चर्स, साथ ही साथ रिवीजन, और साथ साथ जो है वो नोट्स मेकिंग। तो जो राइटिंग प्रैक्टिस होती है वो यहां पर बहुत ज्यादा काम आती है। क्लियर है, आपको समझ में आया? नेक्स्ट वन, मिथ नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा। दूसरा क्वेश्चन मेरे सामने आया कि आई विल अपीयर इन एग्जामिनेशन आफ्टर 2-3 ईयर्स, आज से 2-3 साल बाद मैं सर एग्जाम में अपीयर होने जा रहा हूं। वाई आई नीड आंसर राइटिंग राइट नाउ, मुझे आज आंसर राइटिंग करने की क्या जरूरत है? ठीक है, ये भी आपके दिमाग में होगा, सर अभी अभी तो मैं बिगिनर आया हूं, अभी मुझे आंसर राइटिंग, मुझे आता ही नहीं है आंसर राइटिंग करना, तो मुझे अभी इसकी जरूरत क्या है? अब मैं आपको इसका लॉजिक देता हूं कि आपको जरूरत क्या है। स्टार्टेड। अब मैं आपको एनएलपी का सबसे डीपर कॉन्सेप्ट बताता हूं और आप इसको प्रूव करेंगे। जो ये सपने देखते हो, गाल पे हाथ रख के डे ड्रीमिंग की, दिमाग भटकने की जो आदत होती है, वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, आराम से अपने दिमाग को वापस अपने किताब पर लेकर आ पाओगे, नोट्स पे लेकर आ पाओगे। एक चीज आपने महसूस की कि जब हम दाहिने हाथ से ब्रश कर, मान लो आप राइट हैंडर हो, अगर आप दाहिने हाथ से ब्रश कर रहे थे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने आपका हाथ चेंज किया, जैसे ही मैंने एक्टिविटी को, आपने देखा कि आपका ब्रेन जो है वह पैटर्न ही नहीं पहचान पा रहा है। कि अगर मैं आपसे कहूं ब्रश करना इतना कठिन, आपने देखा होगा, ट्राई भी किया होगा, जो पहली बार जिसने ट्राई किया होगा उसका हाथ इधर उधर जा रहा होगा या उसको सोचना पड़ रहा होगा। देखिए, आप सोच रहे थे कि अब हाथ को कैसे लेकर जाएं, यस या नो मुझे बताइएगा। हाँ, ऐसा हुआ था। अब यहां देखिए, तो आपने अगर कोशिश की होगी तो इसका मतलब है हमारे दिमाग में पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, हम जब राइट हैंड, कुछ नहीं, हम तो गाना भी सुन रहे थे। अब जैसे एक बच्ची ने लिखा कि सर हम 10 मिनट लग गए और उस शीशे के सामने खड़े होकर कोशिश करते रहे और बहुत ध्यान लगाना पड़ रहा था ब्रश करने के लिए। अभी एक मैसेज आया कि सर बहुत ध्यान लगाना पड़ रहा था, आपने भी कोशिश की होगी, नहीं तो हाथ इधर उधर चला जा रहा था। इसका मतलब हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं। अब यही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लॉजिक देने जा रहा हूं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। चलिए, अब आपको मैं आंसर राइटिंग क्यों करनी चाहिए इसकी सबसे गूढ़ विद्या बताने जा रहा हूं, जो कि हमें एनएलपी में सिखाया जाता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में सिखाया जाता है, जो मैं अब आपको देने जा रहा हूं, जो कि बड़े महंगे सेमिनार होते हैं इसके। ठीक है, तो चलिए आज आप उस जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझिए जिसके बारे में हमारी कोई भी नॉलेज नहीं होती, ताकि आज से आपके मिथ खत्म हो जाए। हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोटर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, हमारे दिमाग में मोटर एक्टिविटी होती है। मोटर एक्टिविटी आपने देखा होगा, जब छोटा बच्चा, आज मैं आपसे कहूं कि ऐसे टहल लोगे, तो आपको कहे सर ये कौन सी बात आप कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसे दौड़ लोगे अपने आप से, तुमको अरे सर क्या बात कर रहे हैं, जितनी तेज कहे उतनी तेज दौड़ लेंगे। मैंने कहा लंगड़ी से कूद लोगे, बोले हाँ, अरे सर कौन सी बड़ी बात है, कूद लेंगे लंगड़ी से। ये क्या सर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो, जब पहली बार आप सीधे खड़े होने की, जब आप बच्चे थे तो आप सीधे खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, आपको नहीं पता था, आप मान लो जो है बकैया बकैया चल रहे हैं, घुटने के बल चल रहे हैं, और आपको ये बिल्कुल नहीं पता था कि सीधे कैसे चला जाता है, कैसे दौड़ा जाता है, आपको नहीं पता। तो याद रखिएगा, उस समय आपकी अपनी हालत अपने माता पिता से पूछिएगा तो आपको उंगली पकड़ के एक एक कदम चलना सिखाते थे, धीरे धीरे आप स्टेप्स रखते थे, बैलेंस बना, गिर जाते थे, फिर उठते थे, फिर आपको जो है 1-2 कदम चलाया जाता था। तो होता क्या है कि उससे पहले हमारे दिमाग में चलने का कोई पैटर्न नहीं था। जब हम बच्चे होते हैं हमारे पास कोई पैटर्न नहीं होता है। धीरे धीरे हम एक्टिविटीज करते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं, तो हमारे दिमाग में पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं। इसको मोटर एक्टिविटी कहते हैं। मोटर एक्टिविटी का मतलब होता है कि जब हम चलते हैं तो सबसे पहले उसका इंप्रिंट हमारे दिमाग में आता है। याद रखिएगा, मोटर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉरेन में इस पे बहुत काम होता है, बच्चों को सिखाया जाता है। खैर, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जहां पर इस नई चीजों के बारे में हमारा टीचर ना बात करता है, ना हमारा एजुकेशन सिस्टम बात करता है। तो मोटर एक्टिविटी वो पार्ट होती है कि पहले हम कुछ भी करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको चलना है, दौड़ना है, अभी आप चलते जा रहे हैं, अचानक से आपके सामने एक नाली आ गई, तो ऐसा थोड़े ना होगा उसमें पैर रख के चले जाएंगे। आप क्या करेंगे? अगर आपके सामने नाली आ गई तो आप सबसे पहले उस नाली की गहराई चौड़ाई आपके दिमाग में इमेजिन होता है और फिर आप उसको जंप कर जाते हैं। यही तो होता है, आप डिसीजन लेते हैं और आप जंप कर जाते हैं छोटा सा। ठीक है, तो सिंपल सा होता है कि हमारे दिमाग में एक मोटर एक्टिविटी, हम जो भी काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं अपना हाथ हिला रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो मैं बायां हाथ या दायां हाथ कौन सा यूज करूंगा, मैं लिखूंगा, ये सब कुछ पहले कहां तय हो रहा है? मेरे दिमाग में तय हो रहा है। और यहां से दिमाग से जो है वो सिग्नल हम मेरे उस पर्टिकुलर मसल को ट्रांसफर हो रहे हैं, हाथ को, पैर को, मुझे मूवमेंट करनी है, मुझे बैठना है, मुझे खड़ा होना है, मुझे घूमना है, हाथ को किधर लेकर जाना है, ये सारा का सारा जो सेगमेंट्स है वो मेरे दिमाग से मेरे जो है मसल्स को ट्रांसफर हो रहा है। राइट,
राइट। जितना स्मूथली ये ट्रांसफर हो रहा है उतना ही जो है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इस बात को बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं और आपको कई प्रॉब्लम का आगे सामना करना पड़ता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोटर एक्टिविटी, यानी मोटर मेरे दिमाग के अंदर एक क्रिया अभिक्रिया होती है। ध्यान से इस बात को समझना। तो हमारे दिमाग के हिस्से में एक मोटर एक्टिविटी, यानी जो भी हम हाथ पैर हिलाते हैं या मसल्स को मूवमेंट करते हैं, जो भी हमारे मूवमेंट होती है वो हमारे दिमाग के साथ कनेक्टेड होती है। और ये जो है वो हमारी जहां रीढ़ की हड्डी मैच होती है वहां पर वो सिग्नल ट्रांसफर होते हैं और फिर वहां से ट्रांसफर होते हुए जिस भी, मान लो मुझे लिखना है कुछ, ठीक है, तो मुझे लिखना है या मुझे भागना है, दौड़ना है, तो उस पर्टिकुलर मसल्स को उस जो है वो ऑर्गन को ट्रांसफर हो जाता है, कमांड जो ट्रांसफर होती है। तो इसको हम लोग मोटर एक्टिविटी कहते हैं। हमें लगता होगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, ये कौन सा सर जो है नया विज्ञान बता रहे हैं और हमें क्यों इसके लिए जाना पड़ता है। आपने देखा कि हमारे दिमाग में पैटर्न को डेवलप होने में अच्छा खासा समय लगता है। ये इतना आसान नहीं होता कि आपने आज एक काम किया और पैटर्न आपका डेवलप हो जाएगा, कभी डेवलप नहीं होगा। जैसे आप बचपन में कई बार आप अपने माता पिता से पूछिएगा कि बहुत लंबे समय तक आप बार बार उठते थे, गिरते थे, चलने की प्रैक्टिस करते थे, या जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे आपको बार बार उसको सीखना पड़ रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं होगा एक ही दिन अचानक से आप जो है वो गए और हैंडल पकड़ा और सीधे बोले अब मैं साइकिल पे बैठ जाता हूं। तो आप बार बार प्रैक्टिस करते थे। ये बहुत सिंपल से हमारी लाइफ में ये हुआ होगा। या आपने कुछ भी सीखा होगा, जब आप क्रिकेट खेलने पहली बार गए होंगे तो ऐसा नहीं होगा पहले दिन ही आपने जो है वो सचिन तेंदुलकर वाला शॉट ले लिया होगा। पहले दिन आप बल्ला बॉल को जो है वो धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 घंटों खेलते खेलते देन एक दिन आप अच्छे जो है खिलाड़ी बन जाते हैं, आपने जो है वो कॉलेज टीम या स्कूल टीम का पार्ट बन जाते हैं। तो इसका मतलब है कि पैटर्न जब आ जाता है तो हमारे पास वो चीजें बड़ी आसान हो जाती है। मेरे बात को बहुत ध्यान से और गंभीरता से समझिएगा। ये ऐसी चीज है जो आपको कोई नहीं बताता, ठीक है, कोई नहीं आपको बताएगा। तो मोटर एक्टिविटी में क्या होता है, ये कमांड जाता है। मुझे बताइए, आपका दिमाग जब ये कमांड पकड़ लेता है तो हमारे पैटर्न्स रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, ठीक है। टॉपर्स कैसे ज्यादा क्वेश्चन कर ले जाते हैं और जो मेंस लिख रहे होते हैं वो कम क्वेश्चन क्यों कर पाते हैं। टॉपर्स उसी क्वेश्चन को कम टाइम में ज्यादा सोचकर कैसे लिख पाते हैं, बाकी बच्चा क्यों नहीं लिख पाता। इसका अंतर बेसिकली इस गूढ़ रहस्य में छिपा हुआ है जिसे हम लोग मोटर एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो रिकॉग्नाइज पैटर्न, अगर मैं आपसे बात करूं, क्या आप, ऐसा तो नहीं होता कि जब आप तेजी से लिखते हो तो आपकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है? कभी आपको महसूस हुआ किसी एग्जाम में? या अगर आप तेजी से नहीं लिख पा रहे, आप सोच रहे हैं कि मैं तेजी से लिखूं, आपका दिमाग सोच रहा है लेकिन आपका हाथ नहीं चल रहा है, डैम यार, ऐसे ऐसे आप जो है वो करते हैं, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? कभी आपने देखा कि जब आप तेजी से लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका दिमाग एक्यूरेटली नहीं सोच पा रहा, गलत सोच लिया, किसी गलत धारणा को आ गई, आप प्रेशर में जैसे ही आपको आंसर लिखना पड़ा आपने कुछ गलत सलत जो है वो इंफॉर्मेशन ले ली, बाद में आप उसमें ऐसे जोर जोर से काटते हैं, ऐसे गोज देते हैं, फिर आगे लिखते हैं। क्या ऐसा हुआ आपके साथ? या ऐसा तो नहीं हुआ कि आप कुछ सोच रहे हैं लेकिन उस हिसाब से आप अपनी कॉपी में नहीं लिख पा रहे? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? मुझे बताएं, ऐसा होता है? मैं बहुत तेजी से नहीं लिख पा रहा हूं, मैं तेजी से लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं गलत लिख दे रहा हूं। मैं जितनी तेजी से सोच नहीं पा रहा हूं मैं उस तरह लिख भी नहीं पा रहा हूं। मैं सोच तो ले रहा हूं लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूं। क्या ऐसा हुआ है आपके साथ किसी एग्जाम में? अगर हुआ है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है, ठीक है। और आज जो है वो कल भी रहेगा जब तक कि आप अपने मोटर एक्टिविटी को, पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर आना पड़ेगा, एक पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा अपने दिमाग में। याद है ऐसा हुआ है? तो अब देखो, राइट, यहां से ध्यान से देखो, ये दिमाग के हिस्से में हमें जो मोटर एक्टिविटी होती है वो स्टैब्लिश करनी पड़े। आप बिगिनर हैं, आप 5 साल बाद एग्जाम देना, डजंट मैटर फॉर मी। जो गलतियां आज करें, क्योंकि गलती भी एक पैटर्न होती है। जी हां, अगर मैं धीरे लिखता हूं तो यह मेरा एक पैटर्न है, अगर मैं बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग करने के चक्कर में लिखता हूं तो यह भी पैटर्न है। आप जानते हैं मैं कई ऐसे स्टूडेंट से बात कर चुका हूं जो मेंस के परीक्षा लिखने गए थे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और ऐसा होता है कि वो सारे क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, वो जनरली 14-15 क्वेश्चन के बाद उनका पेपर छूट जाता है। उसका कारण बताता हूं, क्योंकि उन्होंने कभी इस प्रैक्टिस पर ध्यान ही नहीं दिया। एक स्टूडेंट मेरा मजाक उड़ाया था इसने शुरुआती दौर में, तो मैंने उसको सिखाया था कि इस तरह से मत करना, वो माना नहीं। लास्ट में क्या हुआ, बाद में जब एग्जाम के बाद रोते हुए आया कि उसने क्या किया, उसकी एक आदत थी कि वो जो पहला क्वेश्चन जो चुनता था, ये हमारा बड़ा कॉमन होता है, हमारे स्कूलों में ये सब प्रैक्टिस तो कराई नहीं जाती है। तो क्या होता है, हम पहला क्वेश्चन वो उठाते हैं जिसमें हम बहुत अच्छे से आता है। उसने क्या किया, और यूपीएससी में एक दिक्कत ये कि हर क्वेश्चन के लिए एवरेज 7 मिनट आपके पास बाउंडेड है, यानी 7 मिनट एवरेज, 7 से 8 मिनट में आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, लिख देना है और आगे बढ़ जाना है। 7 to 8 मिनट, इससे ज्यादा लोगे तो आप सेल्फ पनिश करोगे, आप पेपर छोड़ दोगे। अब उसने क्या किया, शुरुआत के जो क्वेश्चन उसने चुने उसको बहुत अच्छे, अब उसने उसमें जो है वो बढ़िया सुंदर सुंदर आराम से, हमारी आदत होती है, और लास्ट में क्या, थोड़ी देर बाद उसको टाइम कम पड़ गया।
अब उसने जल्दी 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 जल्दी, लेकिन प्रैक्टिस तो थी नहीं कि दिमाग को उसी हिसाब से ट्यून कर ले, तो जैसे जल्दी जल्दी लिखने लगा उसकी राइटिंग खराब हुई, फैक्ट्स उसके छूटने शुरू हो गए, पॉइंट्स उसने नहीं दिए, और वो सिग्नेचर स्टाइल में लास्ट में से लगता ऑटोग्राफ देके हम भाग गए, और उसके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन छूट गए। नतीजा ये हुआ कि इतना टफ कंपटीशन होता है वहां मेंस में कि उसका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। एक गोल्डन चांस, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं कि उसको आता नहीं था, उसको आता था, पढ़ने में अच्छा था, लेकिन जो आता था उसको वो डिलीवर ही नहीं कर पाया कॉपी में, और एक पूरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से निकल गई। अगले साल ऐसा हुआ कि कुछ पेपर ऐसा ट्विस्ट हो गया, प्री ही नहीं निकला, यानी वो उसका गोल्डन चांस था। हमें नहीं पता कि हमें जिंदगी दूसरा अवसर देगी या नहीं देगी, राइट। तो ये बात याद रखिएगा। सो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें मोटर एक्टिविटी को एस्टैब्लिश करना है।